हड़बड़ाहट में पूछता है, कैसे? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, यार देख, इस ड्राफ्ट से मुझे एक बात समझ आ गई है और वो ये है कि यदि हमें यक्षिणी के अभिशाप का पता लगाना है तो पहले हमें ये पता लगाना होगा कि ये भक्षानर कौन था और ये क्या चाहता था। हो ना हो, जितना मुझे लगता है उस हिसाब से यक्षिणी के अभिशाप और ये भक्षानर में एक बहुत बड़ा कनेक्शन है। कायर अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, पर यह भक्षानर था कौन और उसके बारे में कैसे पता करेंगे? अभिमन्यु परेशान होते हुए कहता है, अब वही तो सोचना है यार कि ये भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाएं। कोई कुछ सोच पाता कि भक्षानर के बारे में कैसे पता लगाना है, उससे पहले ही कछुए का मोबाइल बजने लग जाता है। कछुआ अपना फोन उठाते हुए कहता है, हाँ माँ बोलो। अच्छा, कब रखी थी? आज ही की है क्या? अभी आना पड़ेगा? अरे मैं ये अभिमन्यु के घर पर हूँ। हाँ ठीक है, आता हूँ मैं। हाँ, आधे घंटे में पहुंच जाऊंगा, सीधे वहीं पर पहुंच जाऊंगा, आप फिक्र मत कीजिए। हाँ, निकल ही गया मैं बस यहाँ से। इतना कहकर कछुआ फोन रख देता है। जैसे ही कछुआ फोन रखता है, कायर फटाक से बोलता है, अबे कछुए, तूने आंटी जी से झूठ क्यों बोला कि तू अभिमन्यु के घर पर है? कछुआ कायर को घूरते हुए कहता है, झूठ नहीं बोलता तो क्या बोलता? मम्मी से ये थोड़ी बोलता कि मैं ग्रेवयार्ड कोठी में रुका हुआ हूँ। अगर उन्हें ये बात पता चल जाती ना तो वो तो मुझे कभी घर से ही नहीं निकलने देती। कहती दिन भर घर में ही रहे, घर से बाहर निकलने की सोचना भी मत, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगी। तुझे पता तो है गांव में यक्षिणी का कितना खौफ है, और हम है कि उसी खौफ की कोठी में अपनी रातें गुजारते हैं। वो तो शराब का सहारा है, वरना पता नहीं अभी तक क्या हो जाता हमारे साथ। कायर उदास होते हुए कहता है, हाँ वो तो है, पर क्या कर सकते हैं। फ्री की पीने में जितना मजा आता है उतनी अपने पैसे में पीने में थोड़ी ना मजा आता है। कछुआ हड़बड़ाहट के साथ अपने एक दो कदम आगे बढ़ाते हुए कहता है, अरे ये बातें करना छोड़ और जल्दी रौंका मुचा गांव में चल। अभिमन्यु हैरानी के साथ पूछता है, रौंका मुचा गांव में चलना है, पर क्यों? हम तो बिंदु की दुकान पर जाने वाले थे ना नाश्ता करने के लिए। कछुआ अभिमन्यु को समझाते हुए कहता है, जाने वाले तो थे पर अब नहीं। माँ बोल रही थी कि गांव में मीटिंग बैठी है जो आधे घंटे बाद शुरू हो जाएगी। उससे पहले मुझे वहां पर पहुंचना होगा। वो क्या है ना, दादी की तबीयत खराब है तो माँ मीटिंग में नहीं आ सकती, और मीटिंग में सभी घर के लोगों का शामिल होना जरूरी है। यदि हमारे घर के 2-3 सदस्य मीटिंग में से गायब रहे तो तुझे पता ही है गांव में छोटी सी बात का बतंगड़ बनने में देर नहीं लगती। 500-600 रुपए का और जुर्माना लगा देंगे। कायर बौखलाहट के साथ कहता है, फिर तो मुझे भी मीटिंग में चलना होगा। मेरे घर वाले भी दूसरे गांव में एक शादी में गए हैं। कछुआ कहता है, हाँ वो तो चलना ही होगा, वरना अगला जुर्माना तेरे घर वालों के ऊपर ही लगेगा। अभिमन्यु झट से कहता है, फिर मुझे भी चलना पड़ेगा। यार मेरे घर में भी कोई नहीं है, माँ बाहर गई हुई है बुआ के पास। ये गांव वाले भी ना पता नहीं कब मीटिंग रख देते हैं, कुछ पता ही नहीं चलता है। कछुआ मुंह बनाते हुए कहता है, अरे मीटिंग का तो 2-3 दिन पहले ही तय हो गया था कि होनी है, बस हमें ही नहीं पता था। पता भी कैसे होगा? तुम लोग इस ग्रेवयार्ड कोठी से बाहर भी निकलते हो क्या, जो बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है पता चलेगा? युग उन तीनों के बीच में बोल पड़ता है, ठीक है फिर तुम तीनों निकलो मीटिंग के लिए, मैं यहीं रुकता हूँ। कायर फटाक से कहता है, अरे तू यहाँ पर अकेले रुक कर क्या करेगा? तू भी हमारे साथ चल, इसी बहाने देख लेना गाँव में मीटिंग किस तरह से होती है। कछुआ खुश होते हुए कहता है, हाँ यार चल, बड़ा मजा आता है। एक और खास बताऊं, गांव की लड़कियां भी आती हैं मीटिंग में, वहीं पर पता चल जाता है कि गांव की कौन सी लड़की जवान हो गई है। युग का मन तो कर रहा था मीटिंग में जाने का, पर उसके मन में उसके बड़े पापा दिलीप का ख्याल आ रहा था। युग जानता था कि दिलीप भी उस मीटिंग में होगा और वो दिलीप का चेहरा भी नहीं देखना चाहता था, इसीलिए मना करते हुए कहता है, नहीं यार मेरा मन नहीं है, तुम तीनों जाओ। अभिमन्यु युग को समझाते हुए कहता है, अरे चल ना, यहाँ पर अकेले क्या करेगा? तुझे तेरा वो ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप भी तो शुरू करना है ना, उसके लिए तो तुझे गांव का दौरा करना ही पड़ेगा ना, तो इसी बहाने गांव भी घूम लेना। युग हिचकिचाते हुए कहता है, हाँ वो तो ठीक है, पर युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही अभिमन्यु उसे बीच में टोकते हुए कहता है, अरे परवर क्या, ऐसे लड़कियों की तरह नाटक क्या कर रहा है? चुपचाप चलना। कहीं तुझे इस ग्रेवयार्ड कोठी में अकेले में रहने में मजा तो नहीं आता? कहीं फिर से यामिनी को तो नहीं बुलाने वाला हमारी गैर हाजिरी में रात की तरह? युग धीरे से कहता है, नहीं यार वो तो खुद ही आ गई थी कल, मैंने कहाँ बुलाया था। अभिमन्यु झट से कहता है, तो फिर चल ना। तू वो यक्षिणी के बारे में भी बता रहा था ना, कह रहा था कि यामिनी ने तुझे अलग अलग यक्षिणियों के बारे में बताया है, तो रास्ते में उनके बारे में भी बता देना। बातें करते हुए जाएंगे तो कब रौंका मुचा गांव पहुंच जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। युग अभिमन्यु की बात मानते हुए कहता है, तू नहीं मानने वाला ना कोई बहाना ढूंढ ही लेता है, चल फिर। युग और उसके दोस्त रौंका मुचा गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। एक तरफ युग और उसके दोस्त रौंका मुचा गांव जाने के लिए निकल गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ वर्चस्विनी मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन में अपनी कुर्सी पर बैठी हुई थी।
और अपने मोबाइल में किसी के साथ वीडियो कॉलिंग में बात कर रही थी। चार्ली उस वक्त वहां पर नहीं था। वर्चस्विनी के मोबाइल में से करीब 6-7 साल की बच्ची की आवाज सुनाई देती है। मम्मा, मम्मा आप कब आओगी घर? हमें आपकी बहुत याद आ रही है। मोबाइल में जो बच्ची दिख रही थी वो बहुत ही मासूम थी। मासूमियत उसकी आंखों से साफ झलक रही थी। झलकती भी कैसे नहीं, बच्चे होते ही हैं मन के सच्चे। वर्चस्विनी बड़े ही प्यार से कहती है, बेटा मम्मा को भी आपकी याद आ रही है, आपकी मम्मा आपसे मिलने रात में आ जाएगी। वो बच्ची नाराज होते हुए कहती है, मम्मा आपने कल रात भी यही बात बोली थी पर आप नहीं आई थी। वर्चस्विनी अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है, बेटा आपको तो पता है ना आपकी मम्मा को कितना काम रहता है, पर आप नाराज मत हो, आपकी मम्मा आज आपसे मिलने पक्का आएगी और आपके लिए आपकी फेवरेट चॉकलेट भी लेकर आएगी। ये बात सुनकर वो बच्ची खुश हो जाती है और अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहती है, पक्का मम्मा, प्रॉमिस? हाँ बेटा पक्का प्रॉमिस, पर पहले आप भी प्रॉमिस करो कि अपना होमवर्क पूरा कंप्लीट कर लोगे और अपने नाना नानी को ज्यादा परेशान नहीं करोगी, रात में जल्दी सो जाया करोगी। आपकी बहुत शिकायतें सुनने को मिल रही है मुझे, सुना है आजकल आप रात रात भर नहीं सोती, ऐसा क्यों बेटा? जैसे ही वर्चस्विनी ये बात बोलती है उसकी बेटी के चेहरे पर खौफ नजर आने लगता है। ये बात सुनकर वो बच्ची कांपने लग गई थी। वर्चस्विनी ये बात नोटिस कर लेती है और हैरानी के साथ पूछती है, क्या हुआ बेटा, आप इतना घबरा क्यों रही हो? कुछ बात है क्या जो आप मुझे बताना चाहती हो? बताओ बेटा, आप रात रात भर क्यों नहीं सोती हो, जागती क्यों रहती हो? वो बच्ची हिचकिचाते हुए कहती है, वो मम्मा मुझे ना इस कमरे में। वर्चस्विनी अपनी बच्ची से बातें कर ही रही थी कि तभी पुलिस स्टेशन में चार्ली आ जाता है। जैसे ही वर्चस्विनी की नजर चार्ली पर पड़ती है वो अपनी बेटी को बीच में ही टोकते हुए कहती है, अच्छा बेटा मम्मा को ना एक अर्जेंट काम आ गया है, मम्मा आपसे घर पर आकर अच्छे से बात करेगी। इतना कहकर बिना अपनी बच्ची को बाय किए हुए वर्चस्विनी झट से फोन कट कर देती है। वर्चस्विनी के हाव भाव को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं चाहती थी कि चार्ली को पता लगे कि वो अपनी बच्ची से बात कर रही थी, पर चार्ली भी चार्ली ही था। उसने वर्चस्विनी और उसकी बच्ची की बीच की कुछ बातें सुन ली थी। चार्ली मन ही मन सोचता है, ये मैडम जी भी ना कमाल है, देखो मुझे देखते से ही फोन कट दिया, मेरी भी बच्ची से बात करवा देती तो क्या हो जाता इनका। इन्हें क्या लगता है कि मुझे इनकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता? मुझे इनके भी सब कर्म कांड पता है। मुझे चार्ली कहते हैं, मुर्दों की जन्म कुंडली निकाल लेता हूँ मैं, तो फिर ये वर्चस्विनी मैडम क्या चीज है? चार्ली को काफी देर से दरवाजे पर ही खड़ा देखकर वर्चस्विनी गुस्से से उसे टोकते हुए कहती है, चार्ली अब दरवाजे पर ही खड़े रहोगे या अंदर भी आओगे? चार्ली हड़बड़ाहट के साथ अंदर घुसते हुए कहता है, जी जी मैडम जी आया। जैसे ही चार्ली अंदर घुसता है वर्चस्विनी उस पर सवालों की बौछार कर देती है, ये बताओ इतने लेट क्यों आ रहे हो? मोहित के केस के सिलसिले में कोई अपडेट लेकर आए हो या फिर खाली हाथ आ गए हमेशा की तरह? चार्ली अपने चेहरे पर चतुर मुस्कान लाते हुए कहता है, मैडम जी अपडेट ही लेने तो गया था, तभी तो देर हो गई। ऐसी बढ़िया अपडेट लेकर आया हूं ना जिसे सुनकर आप खुश हो जाएंगी। आप भी अपने आप को मेरी तारीफ करने से रोक नहीं पाओगी। वर्चस्विनी चिढ़ते हुए कहती है, तारीफ करनी है या नहीं करनी है वो बाद में डिसाइड करेंगे चार्ली, पहले ये तो बताओ क्या अपडेट लेकर आए हो? मैडम जी आपने कहा था ना कि जिस रात मोहित का खून हुआ था उस रात की कछुआ और कायर के मोबाइल की लोकेशन का पता करना है। वर्चस्विनी तपाक से कहती है, हाँ बोला था, तो पता किया? हाँ मैडम जी, जिस रात मोहित का खून हुआ था ना उस रात कायर और कछुआ भी बंगला मुड़ा घाट पर ही थे, उनकी मोबाइल की लोकेशन से ये बात पता चली है। तो मेरा शक सही निकला, इसका मतलब है कि मोहित का खून कायर और कछुआ नहीं किया है। ये बताओ कितने बजे के आसपास थे ये लोग बंगला मुड़ा घाट पर और कब तक थे? मैडम ये लोग करीब 4 बजे के आसपास थे बंगला मुड़ा घाट पर और सुबह तक वहीं पर थे। एक और चीज, इन दोनों ने ही सबसे पहले रतनपाली को ये बात बताई थी कि उसके बेटे की मौत हो गई है। क्या? हाँ मैडम जी, है ना हैरान करने वाली बात, पहले खुद ही खून करो और फिर खुद ही उसके घर वालों को उसकी मौत के बारे में बताओ। वर्चस्विनी मोहित के खून और कायर और कछुए के बारे में सोच ही रही थी कि तभी उसके दिमाग में एक बात क्लिक करती है और वो झट से चार्ली से पूछती है, चार्ली क्या बोला था तुमने कि कायर और कछुआ 4 बजे के बाद बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे? हाँ मैडम जी, वो लोग 4 बजे के बाद ही बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, क्या 4 बजे से पहले उन दोनों का मोबाइल एक भी बार स्विच ऑफ हुआ था, करीब 3 बजे के बाद या उससे पहले? नहीं मैडम जी, उससे पहले तो उनकी लोकेशन रोंका गांव के दारू के ठेके पर थी। वो लोग 4 बजे के बाद ही बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे, पर हाँ 5 बजे के आसपास ये कछुआ का मोबाइल स्विच ऑफ हो गया था और फिर इन्होंने कायर के मोबाइल से रतनपाली को फोन करके उसके बेटे की मौत की खबर दी थी। पर आप ये सब क्यों पूछ रही हैं? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा, आपके दिमाग में क्या चल रहा है?
मैं ये सब इसलिए पूछ रही हूँ चार्ली, क्योंकि मुझे मोहित की पोस्टमार्टम रिपोर्ट अच्छे से याद है। मैंने उसे 2-3 बार पढ़ा था। उसके मुताबिक मोहित का खून 3 से 3.5 के आसपास हुआ था। अगर मोहित का खून 3 से 3.5 के आसपास हुआ था तो फिर कछुआ और कायर मोहित का खून कैसे कर सकते हैं? वो तो 4 बजे वहां पर पहुंचे थे ना। चार्ली अपना बड़ा सा मुंह फाड़ते हुए कहता है, हाँ मैडम जी, ये बात तो मैंने सोची ही नहीं थी। अब पता चला क्यों आप बड़ी पोस्ट पर हैं और मैं छोटी पर। मैडम जी, एक बात समझ में नहीं आ रही, अगर ये कायर और कछुए ने मोहित का खून नहीं किया था तो फिर किसने किया था? वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, मैंने तुम्हें सुधा पर भी नजर रखने के लिए बोला था, रखी थी क्या? हाँ मैडम जी, रखी थी ना। ऐसी नजर तो मैं अपनी बीवी पर भी नहीं रखता जितनी सुधा पर टिका कर रखा था। मैंने तो आपसे पहले ही कहा था, आप बेवजह उस पर शक कर रही हैं। सती सावित्री की तरह है। सच कहूं तो मेरा तो ना दिल आ गया है उस पर। आप ये बात मेरी पत्नी को मत बताना, वरना मेरी खैर नहीं। अगर मेरी शादी नहीं हुई होती ना तो मैं सुधा से ही शादी कर लेता। वर्चस्विनी चार्ली को घूरते हुए कहती है, ऐसा क्या जादू कर दिया सुधा ने तुम पर चार्ली कि तुम उससे इतने इम्प्रेस हो गए और अपनी पत्नी को छोड़ने के लिए तैयार हो गए? वो खूबसूरत है इसलिए? नहीं मैडम जी, खूबसूरती का क्या है, वो तो एक ना एक दिन चली ही जाएगी। पर इंसान का मन साफ होना चाहिए, और वो सुधा का दिल तो 24 कैरेट के गोल्ड की तरह है। आप ही बताइए, उसका पति कितना जुल्म करता था उस पर, कितना मारता पीटता था उसे, पर उसके मरने के बाद उसके पति की आत्मा को शांति मिले इसलिए दोनों टाइम मंदिर जाती है, पूजा अर्चना के लिए, व्रत भी रखती है। और एक मेरी पत्नी है जो जीते जी मेरे लिए एक व्रत तक नहीं रखती। वो करवा चौथ का व्रत रखती है, वो भी इसलिए क्योंकि उसे नई वाली साड़ी चाहिए होती है। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि सुधा बस सुबह और शाम 2 टाइम घर से निकलती है, और वो भी मंदिर जाने के लिए? हाँ मैडम जी। वर्चस्विनी झट से चार्ली पर अगला सवाल दाग देती है, तुमने 24 घंटे उस पर नजर रखी थी ना? एक भी पल उससे नजरें हटाई तो नहीं थी ना? चार्ली शर्माते हुए कहता है, 24 घंटे उस पर कैसे नजर रखता मैडम जी? आखिर मैं भी एक फैमिली वाला आदमी हूँ, मुझे भी घर पर जाकर अपनी पत्नी को खुश करना पड़ता है। इतना कहकर चार्ली अपनी नजरें चुराने लग जाता है और कहता है, पर मैंने जाटव को बोल दिया था, उसकी पत्नी मायके गई है ना, इसलिए रात में वही उस पर नजर रखता था। वर्चस्विनी कुछ सोचते हुए कहती है, मतलब दिन में तुम उस पर नजर रखते थे और रात में जाटव? एक ही काम को 2 लोग कर रहे थे। इतना कहकर वर्चस्विनी चुप हो जाती है। वर्चस्विनी का चेहरा देखकर चार्ली समझ जाता है कि जरूर वर्चस्विनी के दिमाग में कुछ न कुछ खिचड़ी तो जरूर पक रही थी। चार्ली से रहा नहीं जाता और वो अगले ही पल पूछ लेता है, आपके दिमाग में अब क्या चल रहा है मैडम जी? वर्चस्विनी अपने सिर के कैप को ठीक करते हुए कहती है, जिस तरह चार्ली तुम और जाटव 2 टीम में बंटकर एक काम को अंजाम दे रहे थे, तो ये भी तो हो सकता है कि मोहित का खून भी 2 टीमों ने अंजाम दिया हो। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, कौन कौन सी 2 टीमें मैडम जी, और किसकी? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, कौन सी 2 टीमें मैडम जी, और किसकी? वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, पहली टीम कायर और कछुए की, और दूसरी टीम। वर्चस्विनी बोलते बोलते रुक जाती है। चार्ली फटाक से पूछता है, दूसरी टीम किसकी मैडम जी? वर्चस्विनी चार्ली के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, दूसरी टीम उसी के दोस्त युग और अभिमन्यु की। चार्ली हैरानी के साथ पूछता है, क्या कहा मैडम जी आपने? दूसरी टीम युग और अभिमन्यु की? हाँ चार्ली, मुझे तो लग रहा है इन लोगों ने मोहित का खून एक बहुत बड़ी प्लानिंग के साथ किया है, जिसमें इन्होंने प्लान बनाया होगा कि कायर और कछुआ उसे खूब शराब पिलाकर बंगला मुड़ा घाट पर जाने के लिए उकसाएंगे, और जैसे ही वहां पर मोहित पहुंचा होगा, युग और अभिमन्यु ने उसे मार दिया होगा। हाँ मैडम जी, जैसा आप कह रही हैं वैसा हो सकता है। वैसा हो सकता नहीं होगा चार्ली, वैसा ही हुआ होगा। तभी तो कायर और कछुए की मोबाइल की लोकेशन 4 बजे बंगला मुड़ा घाट की बता रही है, वरना उन दोनों ने तो हमसे कहा था कि वो दोनों ठेके पर ही सो गए थे। और उस रात जब हम दोनों बंगला मुड़ा घाट पर पहुंचे थे रात में सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो उस वक्त भी तो वहां पर युग हमको मिला था ना। देखा था ना हम दोनों को देखकर कैसे उसके होश उड़ गए थे, कितना घबरा गया था वो, जैसे हमसे वो कुछ छुपा रहा हो। उससे सवाल जवाब पूछकर उसकी सच्चाई उसके ही मुंह से ना उगलवा दे, इसलिए नींद आने का बहाना देकर झट से चला गया था वो वहां से।
चार्ली वर्चस्विनी की एक एक बात से पूरी तरह सहमत होते हुए कहता है, हाँ मैडम जी सही कह रही हैं आप तो। फिर मैं एक काम करता हूँ, इन चारों को अभी गिरफ्तार कर ले आता हूँ। ऐसी रिमांड लूंगा ना इनकी कि एक ही पल में सच उगल देंगे ये। वर्चस्विनी झट से चार्ली को मना करते हुए कहती है, नहीं चार्ली अभी नहीं। चार्ली मुंह बनाते हुए कहता है, अभी नहीं? पर क्यों मैडम जी? क्योंकि चार्ली हमारे पास अभी कोई ठोस सबूत नहीं है उनको गुनहगार साबित करने के लिए। ये सबूत काफी नहीं है, हमें और सबूत इकट्ठे करने पड़ेंगे। तुम एक काम करो, युग और अभिमन्यु के भी मोबाइल की लोकेशन निकालो और इन चारों पर भी नजर रखो। एक एक पल की नजर, समझे? एक पल के लिए भी नजर उन पर से हटनी नहीं चाहिए। हाँ मैडम जी समझ गया, काम हो जाएगा। पर ये सुधा का क्या करना है? इस पर नजर रखनी है या नहीं? मुझे तो लगता है सुधा पर नजर रखना बेकार है, हमारा ये टाइम और एनर्जी वेस्ट हो रही है। ठीक है चार्ली, एक काम करो, इस सुधा को ना शक के घेरे में से हटा ही दो। बस इन चारों पर नजर टिकाए रखो और स्पेशली इस युग पर नजर रखो। इसको देखकर ना मुझे ऐसा लगता है जैसे ये ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप के मकसद से नहीं आया है, बल्कि कुछ और ही मकसद से आया है। चार्ली अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक है मैडम जी, फिर मैं आज से ही काम पर लग जाता हूँ। एक तरफ चार्ली युग और उसके दोस्तों पर नजर रखने के लिए मेहंदी पथार पुलिस स्टेशन से निकल चुका था, तो वहीं दूसरी तरफ युग और उसके दोस्त किश्नोई नदी को बातें करते हुए पार कर रहे थे। युग ने अपने दोस्तों को वो सब कुछ बता दिया था जो बातें यामिनी ने युग को रात में यक्षिणी के बारे में बताई थी। सारी बातें सुनने के बाद अभिमन्यु किश्नोई नदी पार करते हुए युग से पूछता है, तो मतलब उस भक्षानर ने कामेश्वरी यक्षिणी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी पर बुलाया था? युग अभिमन्यु की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ यार कितनी बार बताऊं, पापा की किताब का जो ड्राफ्ट मिला था उसमें भी तो मेरे पापा ने वही लिखा हुआ था कि भक्षानर ने ही कामेश्वरी यक्षिणी को बुलाया था, तो अब ये बात कंफर्म हो चुकी है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, पर यार तुमने एक बात नोटिस करी कि तुम्हें नहीं लगता कुछ ज्यादा ही वक्त हो गया यक्षिणी को पृथ्वी लोक पर आए हुए? सोचो यार, वो द्वापर युग के अंत से इस पृथ्वी लोक पर ही है। उसे कितना खतरनाक अभिशाप मिला होगा कि जिसके कारण वो हमारे ही लोक पर रुक गई है। कछुआ मजाक करते हुए कहता है, हाँ यार जादू भी, वो कोई मिल गया मूवी में 1 साल बाद चला गया था, उस हिसाब से तो यक्षिणी को भी चले जाना चाहिए। कायर कछुए को टोकते हुए कहता है, वो जादू एलियन था बेटा और ये यक्षिणी है। यक्षिणी इसके पास उस जादू से भी कई लाख गुना शक्ति है, तभी तो वो इतने सालों तक हमारी पृथ्वी पर जिंदा रह पा रही है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, वो खाती क्या होगी यार हमारे लोक पर? अभिमन्यु झट से जवाब देता है, वो मर्दों का दिल खाती है और उनके शरीर का खून पीती है। देखा नहीं, तभी तो हर शिकार का दिल और उसके शरीर का खून गायब होता है। अभिमन्यु की बात सुनकर कायर डर जाता है और गहरा घूंट गले से नीचे उतारने लग जाता है, जो उसके गले में ही अटक गया था। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, आखिर ऐसा क्या हुआ होगा यार, जिसे एक देवी की तरह पूजा जाता था वो डायन बन गई? उसके साथ ऐसा क्या हुआ था जिसे उसने डायन बनने पर मजबूर कर दिया? युग जवाब देता है, यही तो कहानी है बेटा एक देवी के डायन बनने की, जिसके बारे में हमें पता लगाना है। युग और उसके दोस्त आगे ही बढ़ रहे थे, तभी कायर कछुए से पूछता है, वैसे कछुए तूने बताया नहीं, ये गांव में मीटिंग किस सिलसिले में बुलाई गई है? फिर से कोई लड़की किसी दूसरे समाज वाले के साथ भाग गई क्या? कछुआ कायर की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, नहीं यार, वो वांगला त्योहार आ रहा है ना, उसी सिलसिले में बुलाई गई है कि इस साल वांगला त्योहार मनाना है या नहीं बनाना है। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, ये वांगला त्योहार क्या होता है? अभिमन्यु फटाक से जवाब देता है, अरे तुझे वांगला त्योहार नहीं पता? कैसे पता होगा, तू मेघालय में ज्यादा थोड़ी रहा है। मैं बताता हूँ, ये जो वांगला त्योहार होता है गारो जनजातियों का सबसे बड़ा पारंपरिक त्योहार होता है, जो कि भगवान सूर्य नारायण को समर्पित होता है और फसल की कटाई के लिए बनाया जाता है। ये 2 दिवसीय त्योहार होता है। पहले दिन को रागुला और दूसरे दिन को काकट के नाम से जानते हैं। ये त्योहार शरद ऋतु के अंत में हर कटाई के समय मनाया जाता है। इस त्योहार का आयोजन हर साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में किया जाता है। तुझे पता है, वांगला त्योहार का प्रमुख आकर्षण केंद्र 100 बेलनाकार ड्रम या नगाड़े होते हैं जो एक साथ बजते हैं, जिसकी धुन पर लड़के और लड़कियां पारंपरिक डांस करते हैं, वो भी पूरे 2 दिन तक। बहुत मजा आता है इसे देखने में। कछुआ अभिमन्यु को बीच में ही टोकते हुए कहता है, हाँ युग, ये अभिमन्यु ना बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत मजा आता है इन 2 दिनों में। और सिर्फ वांगला त्योहार में ही नहीं, नोंगक्रेम त्योहार में भी बड़ा मजा आता है। उसमें तो 5 दिन तक रोज डांस होते हैं।
एक से एक सुंदर लड़कियां आती हैं, मैं तो वही देखने जाता हूँ, पर आज तक पटी नहीं कोई, बस देखकर ही मन भर लेता हूँ। युग मुंह बनाते हुए कहता है, अब ये क्या है, क्या नाम लिया था? हाँ, नोंगक्रेम, ये क्या होता है? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, नोंगक्रेम शब्द का अर्थ होता है बकरी हत्या समारोह। इस त्योहार की शुरुआत बकरी की बलि के साथ की जाती है। नोंगक्रेम डांस फेस्टिवल का आयोजन खासी जनजाति द्वारा फसल को धन्यवाद के रूप में बनाया जाता है। ये 5 दिन का होता है और शरद ऋतु में मनाया जाता है। सिर्फ नोंगक्रेम त्योहार ही नहीं, बल्कि बेदिन खलम, शाद सुकरा महोत्सव और लाहू त्योहार भी मेघालय में प्रमुख रूप से मनाया जाता है। युग अपना सिर खुजाते हुए कहता है, अब ये बेदिन खलम क्या होता है? अभिमन्यु युग को बताते हुए कहता है, बेदिन खलम उत्सव मेघालय के जयंतिया जनजाति के द्वारा मनाया जाता है और ये त्योहार चोलहेरा के दानव का पीछा करने के लिए मनाया जाता है। ये त्योहार हर साल जुलाई के महीने में बुआई के अवसर पर मनाया जाता है, जिसमें बुरी आत्माओं, बीमारियों आदि से समुदाय की रक्षा के लिए भगवान से प्रार्थना की जाती है। और ये जो शाद सुकरा महोत्सव है ना, ये मेघालय की खासी जनजाति का पारंपरिक त्योहार है जो हर साल अप्रैल के महीने में पड़ता है। पहले इसे शादफौर के नाम से जाना जाता था। ये त्योहार पुरानी फसल की कटाई और नई फसल की रोपाई के उपलक्ष्य में खुशी के रूप में बनाया जाता है। इससे भी लड़के और लड़कियां डांस का प्रदर्शन करते हैं। इतना कहकर अभिमन्यु चुप हो जाता है और लंबी लंबी आहें भरने लग जाता है। युग से रुका नहीं जाता। उसके अंदर लाहू त्योहार क्या होता है ये जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और वो अगले ही पल अभिमन्यु से पूछ ही लेता है, और ये लाहू त्योहार में क्या होता है? अभिमन्यु कहता है, ये जयंतिया समुदाय के लोगों का त्योहार है। इस उत्सव में महिला और पुरुष अपने पारंपरिक वेशभूषा में हिस्सा लेते हैं। ये उत्सव कोई फसल की कटाई या बुआई के सिलसिले में नहीं, बल्कि लोगों द्वारा मनोरंजन के लिए नृत्य के रूप में मनाया जाता है। लाहू नृत्य की खास बात यह है कि इसमें आमतौर पर एक महिला के दोनों तरफ 2 पुरुष होते हैं। बातें करते करते कब किश्नोई नदी पार हो जाती है, युग और उसके दोस्तों को पता ही नहीं चलता है। कछुआ और कायर दोनों साथ साथ आगे चल रहे थे और युग और अभिमन्यु उनके पीछे पीछे। जैसे ही किश्नोई नदी पार करके रोंकामुचा घाट पर पहुंचता है, वो अपने आसपास कुछ ढूंढने लग जाता है। ये बात अभिमन्यु नोटिस कर लेता है और युग को घूरते हुए उससे पूछता है, ये तो अपने आसपास क्या देख रहा है? बंगला मुंडा घाट में भी यही हरकतें कर रहा था और यहाँ पर भी किसी को ढूंढ रहा है क्या? युग अभिमन्यु के सवाल का जवाब नहीं देता है, क्योंकि इस वक्त उसका पूरा ध्यान रोंकामुचा घाट पर किसी को ढूंढने में था। वो खुद से बड़बड़ाते हुए कहता है, अरे यहीं पर तो दुकान लगाती थी, दिख क्यों नहीं रही? बंगला मुंडा घाट पर भी नहीं थी, यहाँ पर भी नहीं है, कहीं वो आज छुट्टी पर तो नहीं है? अभिमन्यु युग को फिर टोकते हुए कहता है, अरे ये क्या बड़बड़ाए जा रहा है? मैं तुझसे कुछ पूछ रहा हूँ और तू है कि अपनी धुन में लगा हुआ है। युग की जब अभिमन्यु पर नजर पड़ती है तो वो उसके कंधों पर हाथ रखते हुए पूछता है, अरे सॉरी, हाँ पूछना क्या, पूछ रहा था तो। अभिमन्यु भी युग के कंधों पर हाथ रखते हुए कहता है, मैं ये पूछ रहा था, ये तू अपने आसपास क्या देख रहा है बार बार? किसी को ढूंढ रहा है क्या? युग झट से जवाब देता है, हाँ यार, यामिनी को ढूंढ रहा था। वो हमेशा यहीं पर दुकान लगाती है, पर पता नहीं आज क्यों नहीं लगाई, दिख भी नहीं रही कहीं। अभिमन्यु अपने चेहरे पर मुस्कान लाते हुए कहता है, देख, मैं कहता था ना कि तुझे यामिनी से प्यार हो गया है, इसीलिए जब देखो उसी की बातें करता रहता है। अक्सर हम उसी की बातें ज्यादा करते हैं जिससे हम प्यार करते हैं। देख, तू आते से ही उसे यहाँ पर ढूंढने ही लग गया ना, इसे ही प्यार कहते हैं। युग अभिमन्यु की बात से इनकार करते हुए कहता है, अबे ये प्यार व्यार कुछ नहीं है, मैं अपने लिए नहीं तुम्हारे लिए यामिनी को ढूंढ रहा था। सोच रहा था तुम्हारी भी उससे दोस्ती करवा दूं, वरना तू फिर रात में पीकर ताने देगा कि अकेले अकेले मिल लेता है, हमारी दोस्ती तक नहीं करवाता यामिनी से। अभिमन्यु हंसते हुए कहता है, अरे वो तो मैंने ऐसे मजाक मजाक में बोल दिया होगा, तू भी ना मजाक नहीं समझता। चल छोड़, तेरी उस यामिनी को ढूंढना और मीटिंग में चल, जिसके लिए आए हैं पहले ही लेट हो गए हैं। मीटिंग शुरू हो गई होगी, वो देख कछुआ और कायर को कितना आगे निकल गए हैं और हम दोनों ये बातों के चक्कर में रह गए। चल अब जल्दी जल्दी कदम बढ़ा। हाँ चल। एक तरफ युग और उसके दोस्त रोंकामुचा गांव पहुंच गए थे, तो वहीं दूसरी तरफ रोंकामुचा गांव में एक बड़े से मैदान में मीटिंग बैठ चुकी थी। मैदान पुरुषों और महिलाओं की भीड़ से भरा हुआ था, जिसमें रोंकामुचा और बंगला मुंडा दोनों ही गांव के सभी घरों में से 1-2 मेंबर वहां प्रेजेंट थे। गांव के सभी लोग मैदान में जमीन पर ही बैठ गए थे। उसी भीड़ में सबके सामने 3 कुर्सी लगी हुई थी और उन कुर्सियों के पीछे 5-6 लोग खड़े थे।
उन 3 कुर्सी में से एक में दिलीप, दूसरे में भूपेंद्र बख्शी और तीसरे में रतन पाली बैठा हुआ था। हमेशा की तरह इस बार भी दिलीप उन दोनों के बीच में ही बैठा हुआ था। दिलीप गांव वालों को संबोधित करते हुए कहता है, आप सबको तो पता ही होगा कि ये मीटिंग क्यों रखी गई है। बड़ी मुश्किल घड़ी है, समझ नहीं आ रहा कि इस साल क्या किया जाए, वांगला त्योहार बनाया जाए या नहीं। भूपेंद्र बख्शी बीच में दिलीप को टोकते हुए कहता है, इसमें सोचना क्या है दिलीप जी, हमारे प्रिय मित्र रतन पाली ने अपना जवान बेटा खोया है और इस शोक के समय में कोई सा त्योहार मनाना शोभा नहीं देगा। ऊपर बेचारे मासूम मोहित की आत्मा क्या सोचेगी अभी हमारे बारे में, यही कि अभी उसे गुजरे हुए 3-4 दिन नहीं हुए और उसके गांव वाले त्योहार बना रहे हैं, डांस कर रहे हैं। रतन पाली, जो कि भूपेंद्र बख्शी के बगल में सड़ा हुआ मुंह बनाकर बैठा हुआ था, कुछ नहीं बोल रहा था, चुपचाप सब कुछ सुन रहा था। वो तो इस मीटिंग में आना भी नहीं चाहता था, पर मजबूरी के कारण आना पड़ा था। वो और भूपेंद्र बख्शी नहीं चाहते थे कि इस साल वांगला त्योहार गांव में मनाया जाए। रतन पाली की सूजी हुई आंखें देखकर साफ समझ आ रहा था कि रात भर धनिया के साथ कसरत करने के कारण वो ढंग से सो नहीं पाया था। भूपेंद्र बख्शी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, तो दिलीप जी, मुझे और रतन को भी यही लगता है कि इस साल वांगला का त्योहार नहीं मनाना चाहिए। क्यों रतन, है ना? रतन पाली बोलता कुछ नहीं है, बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। भूपेंद्र बख्शी खुश होते हुए धीरे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं फैसला सुना देता हूँ कि इस साल वांगला त्योहार गांव में नहीं बनाया जाएगा। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी, सदियों से है पुरानी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। भूपेंद्र बख्शी खुश होते हुए धीरे से कहता है, तो ठीक है, फिर मैं फैसला सुना देता हूँ कि इस साल वांगला त्योहार गांव में नहीं बनाया जाएगा। दिलीप भूपेंद्र को गुस्से से घूरते हुए कहता है, चुप हो जा, फैसला लेने का हक तुझे है या मुझे? दिलीप का गुस्सा देखकर भूपेंद्र बख्शी एकदम चुप हो जाता है। दिलीप अपना फैसला गांव वालों को सुनाते हुए कहता है, माना कि गांव में एक बहुत ही दुखद घटना घटी है, पर इसका मतलब ये तो नहीं ना कि जो परंपराएं चली आ रही हैं उसी को बदल दिया जाए। मोहित की 13वीं भी 13 दिन की जगह 3 दिन में ही कर दी है रतन ने। अब तक तो उसकी आत्मा को शांति भी मिल गई है। वैसे ही गांव में अभी दुख का माहौल है और माहौल को बदलने के लिए मुझे लगता है कि गांव में इस साल भी वांगला त्योहार। दिलीप अपनी बात पूरी कर ही रहा था कि तभी उसकी नजर युग पर पड़ती है, जो अपने दोस्तों के साथ वहां पर पहुंच चुका था। युग को देखकर दिलीप चुप हो जाता है। युग को देखकर दिलीप को गुस्सा आने लगा था और वो गुस्सा इतना बढ़ जाता है कि दिलीप अपना फैसला बदलने की सोचने लग जाता है। दिलीप अपना फैसला बदलता उससे पहले भीड़ में बैठा हुआ एक आदमी कहता है, बताइए मालिक, आपका क्या फैसला है? आपका ही फैसला हमारे लिए मान्य होगा। अगर आप कहेंगे वांगला त्योहार मनाना है तो ही मनाएंगे, अगर कहेंगे नहीं मनाना तो नहीं बनाएंगे। दिलीप का युग पर से ध्यान हट जाता है और वो अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, हर साल की तरह इस साल भी वांगला त्योहार हमारे गांव में 2 दिन तक मनाया जाएगा। मोहित की मौत के कारण त्योहार न मनाना देवी देवताओं का अपमान करना होगा। नियम सबके लिए एक ही है। अगर गांव में किसी और की मौत हुई होती तब भी ये त्योहार मनाया जाता तो फिर अब भी मनाया जाएगा। पर मोहित की आत्मा की शांति के लिए हम इतना कर सकते हैं कि इस साल वांगला त्योहार धूमधाम से न मनाकर बस रौंका मुचा गांव और बंगला मुडा गांव के ही लोगों के बीच मनाया जाएगा। दूसरे गांव वालों को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। दिलीप युग की तरफ देखते हुए कहता है, न ही गांव के बाहर से आए हुए लोगों को इसमें शामिल किया जाएगा। बल्लू, ये कैसी व्यवस्था करके रखी है? पता है ना, मीटिंग में बस गांव के लोग ही उपस्थित होते हैं। ये कैसे कैसे लोग आने लग गए हैं मीटिंग में, सारी व्यवस्था बिगाड़ के रख दी है। ये तंज दिलीप ने युग के लिए कसा था और युग दिलीप का ये तंज समझ गया था। युग अभिमन्यु से कहता है, अच्छा अभिमन्यु, तुम लोग ये मीटिंग अटेंड करो, मैं चलता हूँ। अभिमन्यु कुछ बोलता उससे पहले ही कायर कहता है, अरे कहाँ जा रहा है तू? अभी अभी तो आए हैं हम, और अभी तो मीटिंग ढंग से शुरू भी नहीं हुई। अभी देखना कितनी बहस होती है इस बात को लेकर कि वांगला त्योहार रौंका मुचा गांव में बनाया जाएगा या फिर बंगला मुडा में। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार तुम लोग करो ना मीटिंग अटेंड, तुमने यहाँ तक आने के लिए कहा था तो मैं आ गया, यही बहुत है। मुझे नहीं जाना कि मीटिंग में क्या होने वाला है। वैसे भी मैं इन दोनों ही गांव का सदस्य नहीं हूँ तो मेरा यहाँ पर कोई काम नहीं है। अभिमन्यु युग की बात सुनकर समझ जाता है कि आखिर बात क्या थी, युग क्यों इतना चिढ़ रहा था। अभिमन्यु कहता है, ठीक है, तू जाना चाहता है तो चले जा, पर अच्छे से जाना, और यदि मन करे तो गांव भी घूम लेना।
घुमाना तो मैं ही चाहता था, पर क्या करूं, मुझे मीटिंग अटेंड करनी है ना। आखिरी में ये लोग रजिस्टर में लिखते हैं कि किसके घर से कौन आया था और कौन नहीं। युग कहता है, ठीक है तुम रुको यहीं पर, मैं जाता हूं, बाय। इतना कहकर युग वहां से चले जाता है। रतनपाली जो कि दिलीप के बगल में बैठा हुआ था, दिलीप का ये फैसला सुनकर उसका मन गुस्से से भर गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि उसके बेटे की मौत के बाद भी दिलीप ऐसा फैसला सुनाएगा। वो नहीं चाहता था कि गांव में वांगला त्योहार मनाया जाए। रतनपाली बोलना चाहता था कि दिलीप अपना फैसला बदल ले, पर वो दिलीप को अच्छे से जानता था। दिलीप को अब कुछ भी बोलने का कोई मतलब नहीं, वो अपना फैसला सुना चुका था। दिलीप अब अपना फैसला नहीं बदलने वाला था। भूपेंद्र बख्शी को भी दिलीप पर गुस्सा आने लगा था और वो दिलीप को उसका फैसला बदलने के लिए मजबूर करते हुए कहता है, पर दिलीप जी यक्षिणी का क्या? आप जानते हैं ना वो आजाद हो गई है और उसकी आजादी के बाद त्योहार मनाना मुझे नहीं लगता ये ठीक है। हमें त्योहार मनाने की जगह यक्षिणी के बारे में सोचना चाहिए कि उसका क्या करना है, वरना फिर अमावस्या की रात कोई मर्द को वो अपना शिकार बनाएगी। दिलीप भारी आवाज में कहता है, तुझे मैंने पहले भी बोला था ना कि यक्षिणी की फिक्र तू मत कर, उसका क्या करना है वो सब मुझ पर छोड़ दे। यक्षिणी अमावस्या की रात क्या किसी का शिकार करेगी, आज रात तो खुद उसका शिकार हो जाएगा। भूपेंद्र बख्शी दिलीप को घूरते हुए कहता है, क्या कहा आपने? आज रात यक्षिणी का शिकार होगा, पर कैसे? बातों बातों में दिलीप को पता ही नहीं चला था कि उसके मुंह से क्या निकल गया था। दिलीप बात को घुमाते हुए कहता है, मैंने कहा यक्षिणी का इंतजाम हो जाएगा, उसकी फिक्र मत कर। वो किसी मर्द का शिकार नहीं कर पाएगी, समझा? तू बस वांगला त्योहार की तैयारी कर। इतना कहकर दिलीप कुर्सी पर से उठ जाता है और वहां से जाने लग जाता है। बल्लू काका भी दिलीप के पीछे पीछे जाने लग जाते हैं। एक तरफ ये फैसला हो गया था कि इस साल भी गांव में वांगला त्योहार मनाया जाएगा, तो वहीं दूसरी तरफ हवेली के अंदर रजनी ये जानने में लगी हुई थी कि सुदेश जो काला बैग लेकर आया था उसके अंदर क्या था। सुदेश कमरे के अंदर घुसते ही सो गया था, जिस कारण रजनी को मौका ही नहीं मिल पाया था ये पूछने का कि सुदेश कहां पर गया था और काले बैग में क्या लेकर आया था। सुदेश बेड के ऊपर खर्राटे लेकर सो रहा था, तो वहीं पर रजनी खड़ी हुई थी। वो अपने हाथों को सुदेश के सिर के ऊपर फेर कर इस बात की पुष्टि कर रही थी कि सुदेश गहरी नींद में सो गया था या नहीं। रजनी अपना हाथ सुदेश की नाक के पास ले जाते हुए कहती है, लगता है ये सुदेश सो गया, सोएगा भी कैसे नहीं, इतना थका हुआ जो था, पता नहीं कहाँ गया था। खैर जहां भी गया हो, जरा देखो तो ये काले बैग में क्या लेकर आया है, जिसे इसने सिर्फ उस दिलीप को दिखाया था, मुझे भी नहीं। सुदेश ने वो काला बैग बेड के नीचे रखा था और ये बात रजनी को पता थी। रजनी आराम से नीचे झुकती है और धीरे से बिना कोई आवाज किए वो काला बैग बेड के नीचे से निकाल लेती है। रजनी भी बैग के पास ही जमीन पर बैठ जाती है। रजनी धीरे धीरे, ताकि आवाज ना हो, काले बैग की चेन खोलने लग जाती है। जब वो बैग की चेन खोलती है तो देखती है कि उसके अंदर एक कांच की बोतल रखी हुई थी। उसको उसके अंदर अभी नीला केचुआ दिखाई नहीं दिया था, क्योंकि वो बोतल बैग के अंदर उसे आधी ही दिख रही थी। रजनी वो कांच की बोतल को देखते हुए कहती है, अरे ये बोतल कैसी, इसके अंदर आखिर ऐसा क्या है जो सुदेश ने इसे इतना संभाल कर और हम सबसे छुपा कर रखा है। यही बड़बड़ाते हुए रजनी वो बोतल बैग के अंदर से बाहर निकाल लेती है। जैसे वो बोतल को पूरा बाहर निकालती है, उसे वो नीला केचुआ दिख जाता है जो कि बोतल के तल पर बैठा हुआ था। रजनी उस नीले केचुए को देखकर हैरान हो जाती है। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसके सामने एक नीला केचुआ था। उसने आज तक बस नीले केचुए को किस्से कहानियों में ही सुना था, हकीकत में इससे पहले कभी नहीं देखा था। रजनी नीले केचुए को बड़ी बड़ी आंखें करके देख ही रही थी कि तभी उसे अमोदिता की तेज आवाज सुनाई देती है, माँ क्या कर रही हो यहाँ बैठकर? अचानक से अमोदिता की आवाज सुनकर रजनी घबरा जाती है और उसके हाथ से वो कांच की बोतल छूट जाती है। बोतल को नीचे गिरता हुआ देखकर रजनी की जान हलक में आ गई थी। बोतल नीचे फर्श पर गिरकर फूटती उससे पहले ही रजनी पूरी फुर्ती के साथ वो बोतल पकड़ लेती है और उसे टूटने से बचा लेती है। जब रजनी उस बोतल को पकड़ती है और सही सलामत देखती है, तब जाकर उसकी जान में जान आती है। अमोदिता बेफिक्र होकर कहती है, अरे वाह माँ, बढ़िया कैच था, तुम्हें तो इंडियन क्रिकेट टीम में होना चाहिए था, यहाँ पर क्या कर रही हो? अमोदिता की ये बात सुनकर रजनी को और गुस्सा आ जाता है और वो अमोदिता पर भिन्नाते हुए कहती है, नालायक लड़की। रजनी ने इतना ही कहा था कि तभी उसकी नजर वहां पर सो रहे सुदेश पर पड़ती है और वो अपना सारा गुस्सा अंदर ही अंदर पी जाती है। रजनी धीरे से अमोदिता से कहती है, नालायक लड़की, तुझे जरा भी अंदाजा है अगर ये बोतल मेरे हाथ से टूट जाती तो क्या हो जाता? अमोदिता झट से बोलती है, क्या हो जाता माँ? तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे इसमें बहुत बेशकीमती चीज रखी हुई है। इसके अंदर बेशकीमती चीज ही रखी हुई है, जरा गौर से देख इसे।
जब अमोदिता बॉटल को गौर से देखती है तो उसे भी वो नीला केचुआ दिखाई दे जाता है और वो अपना मुंह फाड़ते हुए कहती है, अरे माँ ये क्या, ये तो नीला केचुआ है। मैंने तो आज तक ऐसा केचुआ पहले कभी नहीं देखा। तुम इसका क्या करने वाली हो और ये तुम्हें कहाँ से मिल गया? अरे नालायक लड़की, इसे मैं नहीं तेरे पापा लेकर आए हैं और जितना मैं जानती हूँ ऐसे नीले केचुए जादूगरनियों के पास ही पाए जाते हैं। वो जरूर इसे किसी जादूगरनी से ही लेकर आए हैं। क्या कहा माँ तुमने? जादूगरनियां? क्या ये भी हम सौदाइनों की तरह ही काला जादू करती हैं? ये जो जादूगरनियां होती हैं ना, ये हम सौदाइनों से कहीं ज्यादा ताकतवर होती हैं, समझी? हम तो बस टोने टोटके करके काला जादू करते हैं, पर ये जादूगरनियां तो इंसानों के अंगों की बलि देती हैं काली शक्तियां पाने के लिए। इनके पास कई काली शक्तियां होती हैं जिससे ये कुछ भी कर सकती हैं। ऐसा जादू दिखाती हैं कि तुम्हें तुम्हारी आंखों पर विश्वास नहीं होगा, तभी तो इन्हें जादूगरनी कहते हैं। अमोदिता बड़े गौर से रजनी की सारी बातें सुन रही थी। रजनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, मैंने किस्से कहानियों में सुना था कि यक्षिणी को नीले केचुए की मदद से कैद किया जाता है, पर आज इस नीले केचुए को देखकर ऐसा लग रहा है जो बात मैंने सुनी थी वो सच थी और आज रात तेरे पापा इस नीले केचुए की मदद से उस यक्षिणी को ही कैद करने वाले हैं। अमोदिता हैरानी के साथ पूछती है, पर कैसे माँ? ये नीला केचुआ तो इतना सा है, इसकी मदद से कैसे पापा उस यक्षिणी को कैद करेंगे? वो तो मुझे भी नहीं पता, सिर्फ जादूगरनियों को पता होती है ये बात, और वही बात उसने तेरे पापा को बताई होगी। माँ मुझे दिखाओ ना ये बॉटल, मैं इसे खोलकर देखती हूँ। मुझे इस नीले केचुए को नजदीक से देखना है। रजनी अमोदिता पर चिढ़ते हुए कहती है, पागल हो रही है क्या नालायक लड़की? ये कोई खेलने की चीज है क्या जो तुझे इसे नजदीक से देखना है? ये वो चीज है जो यक्षिणी को कैद करने वाला है, तो बेहतर यही है कि इसे हम ऐसे का ऐसा ही रख दें। इससे कोई छेड़छाड़ ना करे ताकि तेरे पापा यक्षिणी को आराम से कैद कर लें। और तुझे याद है ना, आज रात तुझे युग को अपने वश में करना है। हाँ माँ याद है, मैंने भी सारी तैयारी कर ली है। जो जो सामान आपने बताया था वो ले आई हूँ। बढ़िया है, एक तरफ यक्षिणी कैद होगी तो वहीं दूसरी तरफ युग तेरे वश में होगा। इसे कहते हैं डबल धमाल। इतना कहकर रजनी उस बोतल को वापस से काले बैग के अंदर रख देती है। एक तरफ अमोदिता और रजनी युग को वश करने की प्लानिंग बना रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ युग रोंका मुचा घाट पर पहुंच गया था। युग रोंका मुचा घाट की रेत पर धीरे धीरे अपने कदम आगे बढ़ाए जा रहा था। युग अभी भी अपने आसपास यामिनी को ही ढूंढ रहा था, पर वो उसे दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उसके मन में बार बार यामिनी का ख्याल आ रहा था। पता नहीं क्यों उसे भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब उसके साथ क्यों हो रहा था। युग यामिनी को एक बार देखना चाहता था। उसे ऐसा लग रहा था जैसे यामिनी ने उसके दिल पर अपना कब्जा कर लिया हो। युग किश्नोई नदी के अंदर अपना पहला कदम रख देता है। जैसे ही उसके पैरों से किश्नोई नदी का पानी टच होता है, उसे पीछे से यामिनी के पुकारने की आवाज सुनाई देती है। युग बाबू, ओ युग बाबू। यामिनी की आवाज सुनकर युग मन ही मन खुश हो जाता है। वो एक अलग ही मुस्कान के साथ पीछे मुड़ता है, पर पीछे मुड़ते ही उसके चेहरे पर की वो मुस्कान चली जाती है जो कुछ देर पहले यामिनी की आवाज सुनकर आई थी। अब उसके चेहरे पर एक गहरी मायूसी छाई हुई थी। यामिनी उसके पीछे नहीं खड़ी हुई थी, ये उसका वहम था। युग खुद से बड़बड़ाता है, मुझे ऐसे क्यों लगा था जैसे यामिनी ने मुझे आवाज दी थी। ये मेरे कान में आजकल कुछ ज्यादा ही बजने लगे, कुछ भी सुनाई देता है। इतना कहकर युग वापस से अपने कदम आगे बढ़ाने लग जाता है। युग ने अभी एक दो कदम फिर से आगे बढ़ाए ही थे कि उसे फिर से यामिनी की आवाज सुनाई देती है, युग बाबू, अरे ओ युग बाबू। पर युग इस बार रुकता नहीं है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जाता है। उसे यही लग रहा था कि यह सब उसका कोई वहम था। फिर यामिनी की आवाज सुनाई देती है, अरे युग बाबू रुकिए ना। पर युग फिर भी नहीं रुकता है, वो अपने कदम आगे बढ़ाते जा रहा था। अभी युग ने 2-3 कदम ही आगे बढ़ाए थे कि तभी पीछे से कोई उसके ऊपर पानी फेंकने लग जाता है। जब युग को इस चीज का एहसास होता है कि कोई उसके ऊपर पानी फेंक रहा है और वो पीछे मुड़ता है, तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। उसके पीछे और कोई नहीं, यामिनी खड़ी हुई थी और अपने दोनों हाथों में पानी भरकर हंसते हुए युग पर पानी फेंके जा रही थी। यामिनी ने नीली साड़ी पहनी हुई थी जो उसके गोरे बदन पर बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। यामिनी नीली साड़ी पहनकर किसी जलपरी की तरह लग रही थी। युग यामिनी को पानी फेंकने से मना करते हुए कहता है, अरे यामिनी पानी क्यों फेंक रही हो मेरे ऊपर, रुक जाओ वरना मैं गीला हो जाऊंगा। यामिनी हंसते हुए फिर युग पर पानी फेंकते हुए कहती है, अब पानी नहीं फेंकूंगी तो क्या फेंकूंगी युग बाबू, कब से आपको आवाज दे रही हूँ पर आप है कि सुनते ही नहीं। किसके ख्यालों में खोए हुए हैं जरा मुझे भी बताइए। युग बड़बड़ाता है, तुम्हारे यामिनी। यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है,
मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। यामिनी चतुर नजरों से युग को देखते हुए कहती है मतलब यामिनी की खूबसूरती का जादू चल गया। युग बिचकते हुए कहता है, क्या कहा तुमने यामिनी? मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, जरा यहाँ पर तो आइए मेरे पास। बड़े दूर दूर भागते रहते हैं जब देखो। मुझ में क्या कांटे लगे हुए हैं युग बाबू? युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है क्योंकि उसे पता था कि यामिनी मजाक करती रहती है, इसलिए वो चुपचाप अपने कदम यामिनी की तरफ बढ़ाने लग जाता है। युग यामिनी के पास जाकर उससे पूछता है, तुमने आज मछली की दुकान क्यों नहीं लगाई? मैं कुछ देर पहले यहीं से तो निकला था, तुम मुझे दिखी नहीं। अरे युग बाबू, कैसे दुकान लगाती? दुकान लगाने के लिए मछली भी तो होना चाहिए ना। कल रात मछलियां जाल में फंसी ही नहीं। फंसती भी कैसे? मैं आपके पास जो आ गई थी आपसे मिलने के लिए, इसी चक्कर में जाल लगाना भूल गई। आपको पता है आपके कारण बाबा की कितनी डांट खानी पड़ी मुझे? युग यामिनी पर शक करते हुए पूछता है, कल रात से याद आया, कल जब अभिमन्यु आया था तो तुम अचानक कहाँ गायब हो गई थी? मैं उससे तुम्हें मिलाने वाला था। यामिनी धीरे से कहती है, मैं वहां से भाग गई थी। युग हैरानी के साथ पूछता है, भाग गई थी? पर क्यों? भागती नहीं तो क्या करती? मैं बेचारी अबला नारी वहां पर क्या करती? आपके दोस्त कितना पीकर आए थे। आप तो मेरे साथ कुछ नहीं करते, पर आपके वो दोस्त कर देते तो मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचती ना, इसीलिए मैं मौका देखते ही वहां से भाग गई थी। युग को यामिनी की बात ठीक लगती है, इसलिए वो कुछ बोलता नहीं है, पर तभी उसके दिमाग में एक और बात आती है और वो यामिनी से पूछता है, अरे आज तो गांव में मीटिंग रखी गई है ना, तुम उस मीटिंग में नहीं गई? उस मीटिंग में तो सबका जाना बहुत जरूरी है ना। युग बाबू, यामिनी से मीटिंग है, मीटिंग से यामिनी नहीं है। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, मतलब ये कि अगर युग बाबू मैं मीटिंग में चली जाती तो मछलियां कौन पकड़ता? ये गांव वालों का क्या है, ये तो जब देखो किसी भी बात पर मीटिंग रख देते हैं। इन्हें तो बैठे बिठाए पैसे मिलते हैं ना, और मुझे तो खुद का पेट भी पालना है और साथ में अपने बाबा का भी पालना है। आप ही बताइए, इस बात पर भी भला कोई मीटिंग रखता है कि क्या वांगला त्योहार मनाना है या नहीं? अब वो तो यक्षिणी के ऊपर है, वो वांगला त्योहार इन्हें मनाने देना चाहती है या फिर नहीं। युग यामिनी की आंखों में देखते हुए कहता है, तुम्हें क्या लगता है यामिनी, ये साल यक्षिणी वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं? यामिनी धीरे से जवाब देती है, आप क्या चाहते हैं युग बाबू? आप वांगला त्योहार मनाना चाहते हैं या नहीं? अगर आप मनाना चाहते हैं तो मैं यक्षिणी से बोल दूंगी कि कुछ ना करे, सबको खुशी खुशी वांगला त्योहार मनाने दे। युग हैरानी के साथ यामिनी को घूरने लग जाता है और मन ही मन सोचने लग जाता है कि यामिनी क्या बोल रही है। यामिनी हंसते हुए कहती है, क्या युग बाबू, आप तो ना जरा जरा सी बात पर सीरियस हो जाते हैं, मजाक भी नहीं समझते हैं। यक्षिणी कोई मेरी दोस्त थोड़ी है कि मुझे पता होगा कि वो गांव वालों को वांगला त्योहार मनाने देगी या फिर नहीं। अब वो तो आने वाले कुछ दिनों में ही पता चलेगा कि यक्षिणी क्या चाहती है। युग अभी भी यामिनी की ही आंखों में देखे जा रहा था। यामिनी ये बात नोटिस कर लेती है और युग को टोकते हुए कहती है, अरे ऐसे क्या देख रहे हैं मेरी आंखों में? मेरी आंखें क्या आपकी वो एक्स गर्लफ्रेंड, क्या नाम बताया था आपने? हाँ, शालिनी, उससे खूबसूरत है क्या? युग के मन में तो आता है कि वो यामिनी से बोले कि यामिनी की आंखें शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है, पर वो कुछ बोलता नहीं है, चुपचाप खड़ा रहता है। यामिनी ही शर्माते हुए कहती है, मुझे पता था युग बाबू, मेरी आंखें आपकी वो शालिनी की तरह खूबसूरत नहीं बल्कि उससे भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। युग बिचकते हुए कहता है, तुम्हें कैसे पता मैं यही सोच रहा था? यामिनी धीरे से कहती है, आपको एक राज की बात बताऊं, मुझे मन पढ़ना भी आता है। मैं इंसान को देखते ही समझ जाती हूँ कि उसके मन में क्या चल रहा है। यामिनी बात को पलटते हुए कहती है, चलिए ये सब छोड़िए, ये बातें तो बाद में होती रहेंगी। आपको ऑर्गेनिक खेती के स्टार्टअप शुरू करने के पहले गांव घूमना था ना, चलिए घुमा कर लाती हूँ। युग शॉक्ड होते हुए पूछता है, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ऑर्गेनिक खेती का स्टार्टअप खोलना है और उसके लिए गांव घूमना है?
यामिनी हंसते हुए कहती है अरे युग बाबू, उसी दिन तो आपने मुझे बताई थी ये बात। कहा था कि आप स्टार्टअप के लिए ही बैंगलोर छोड़कर गांव आए हैं और यक्षिनी को ताने भी तो दे रहे थे, कह रहे थे क्या करने आया था और क्या कर रहा हूँ। आपके स्टार्टअप के बीच में यक्षिनी आ गई। पर देखा जाए तो यक्षिनी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आई है, बल्कि आप उसके बीच में आ रहे हैं। आप ही बताइए, आप इतने दिनों से उस ग्रेवयार्ड कोठी में रह रहे हैं, तो उसने आपको कुछ किया क्या? कुछ नुकसान पहुंचाया? युग धीरे से कहता है, नहीं किया, कुछ नहीं किया। वही तो, आप यक्षिनी के अभिशाप के बीच में मत आइए। यक्षिनी आपके स्टार्टअप के बीच में नहीं आएगी। यामिनी, मुझे वही तो पता करना है कि आखिर वो अभिशाप है क्या जिसके कारण वो ये सब कर रही है। मैं तो उसे ही मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। युग बाबू, यक्षिनी को उसके अभिशाप से कोई मुक्ति नहीं दिला सकता, समझे आप? इसलिए बेहतर यही होगा कि यक्षिनी के अभिशाप के बारे में पता करना छोड़ दीजिए। मैं कितनी बार बोल चुकी हूँ आपको, पर आप हैं कि जिद पकड़ कर बैठे हुए हैं। कहीं आप ये सब इसलिए तो नहीं कर रहे हैं ना क्योंकि यक्षिनी ने आपके पापा को भी अपना शिकार बनाया था? यामिनी का सवाल सुनकर युग चुप हो जाता है। यामिनी फिर पूछती है, बोलिए युग बाबू, आप चुप क्यों हो गए? ये सब आप यक्षिनी से अपने पिता की मौत का बदला लेने के लिए तो नहीं कर रहे? युग यामिनी की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं यामिनी, ये सब तो मैं गांव वालों की भलाई के लिए कर रहा हूँ, वरना तुम भी जानती हो आने वाली अमावस्या को फिर यक्षिनी किसी मर्द को अपना शिकार बनाएगी और ये मैं नहीं चाहता। इसलिए मैं उसके अभिशाप का पता लगाना चाहता हूँ और उसे इस अभिशाप से मुक्ति दिलाना चाहता हूँ। अभिशाप से याद आया, उस दिन तुम मुझे भक्षानर के बारे में कुछ बता रही थी। बताओ यामिनी, तुम मुझे भक्षानर के बारे में क्या बताने वाली थी? यामिनी अनजान बनते हुए कहती है, कौन भक्षानर युग बाबू? आप किस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग चिढ़ते हुए कहता है, यामिनी मजाक मत करो, अभी ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुम उस दिन भक्षानर के बारे में बता रही थी ना, तभी अभिमन्यु आ गया था। अरे वही भक्षानर जिसने साधना करके यक्षिनी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था, उसके लोक से। मैं उसी भक्षानर के बारे में बात कर रहा हूं। यामिनी कुछ याद करने का दिखावा करते हुए कहती है, अच्छा, आप उस भक्षानर की बात कर रहे हैं? युग यामिनी की बात से सहमत होते हुए कहता है, हाँ वही भक्षानर। बताओ यामिनी, तुम मुझे उसके बारे में क्या बताने वाली थी उस दिन? यही तो बताने वाली थी युग बाबू जो अभी आपने बोला कि भक्षानर ने ही द्वापर युग के अंत में यक्षिनी को पृथ्वी लोक पर बुलाया था। युग उदासी के साथ कहता है, क्या तुम मुझे यही बताने वाली थी? क्या तुम भक्षानर के बारे में कुछ नहीं जानती? तुम्हें नहीं पता वो कौन है, कहां से आया था और क्या चाहता था? नहीं युग बाबू, मुझे नहीं पता भक्षानर कौन था और वो क्या चाहता था। मुझे बस इतना पता है कि भक्षानर ने ही यक्षिनी को द्वापर युग के अंत में पृथ्वी लोक पर बुलाया था, और ये बात मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। नहीं यामिनी, तुम मुझसे झूठ बोल रही हो और ये झूठ तुम्हारी आंखों में साफ दिख रहा है। यामिनी हंसते हुए कहती है, युग बाबू, भला मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे आपसे झूठ बोलकर क्या मिलने वाला है? जितना मुझे यक्षिनी और भक्षानर के बारे में पता था वो सब मैं आपको बता चुकी हूँ। युग जानता था कि यामिनी भक्षानर के बारे में कुछ न कुछ तो जरूर जानती थी, इसलिए वो नाटक करते हुए उदास होते हुए कहता है, मतलब तुम मेरी कुछ मदद नहीं कर सकती? नहीं युग बाबू, मैं आपकी कुछ मदद नहीं कर सकती। युग नजरें तिरछी करते हुए कहता है, फिर किस बात की दोस्ती यामिनी, जब तुम अपने दोस्त की ही मदद नहीं कर सकती? दोस्ती में तो लोग जान तक दे देते हैं, और तुम हो कि मुझे एक भक्षानर के बारे में कुछ नहीं बता सकती। यामिनी युग की ये चालाकी समझ जाती है और कहती है, युग बाबू, आप ना हर बार बस ऐसे ही मुझे इमोशनल ब्लैकमेल करते रहिए। पिछली बार भी आपने यही किया था मेरे साथ और यक्षिनी के बारे में जान लिया था। युग मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहता है, तो प्लीज इस बार भी भक्षानर के बारे में कुछ बता दो ना यामिनी, प्लीज देखो, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तुमसे। युग का मासूम चेहरा देखकर यामिनी युग की बातों में आ जाती है और कहती है, युग बाबू, मुझे भक्षानर के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता, क्योंकि बाबा ने यक्षिनी और भक्षानर के बारे में इतना ही मुझे बताया था। पर जब मैंने उनसे ये बात पूछी थी कि भक्षानर कौन है, तो उन्होंने कहा था सौदाइनों को भक्षानर के बारे में सब कुछ पता होता है। युग अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, अब ये सौदाइन क्या होती है? यामिनी युग के सवाल का जवाब देते हुए कहती है, सौदाइन क्या होती है, अगर ये सवाल आप गांव में किसी से भी पूछेंगे तो गांव का बच्चा बच्चा बता देगा, पर ये सौदाइनें कहाँ मिलेंगी ये आपको कोई नहीं बता पाएगा। युग हैरानी के साथ पूछता है, पर ऐसा क्यों? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, कहते हैं ये सौदाइनें इंसानों के बीच में ही रहती हैं।
उनसे घुल मिलकर पर उन्हीं के साथ रहते हुए टोने टोटके भी करती हैं अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। और यदि इन्हें कोई टोने टोटके करते हुए देख लेता है या उन्हें पता चल जाता है कि वो सौदाइन है, तो सौदाइन अपने काले जादू की मदद से उन इंसानों को अधमरा कर देती हैं, या फिर ऐसा टोना करती हैं कि वो कुछ बोल ही नहीं पाता है, अपनी याददाश्त भूल जाता है। इसलिए आप बचकर रहिएगा इन सौदाइनों के चक्कर से। यामिनी अपने आसपास देखते हुए कहती है, अच्छा युग बाबू, अब मैं जाती हूँ। जाती हूँ? पर कहाँ? तुम तो मुझे गांव घुमाने वाली थी ना। मैं आपको गांव घुमाने वाली थी, पर अब नहीं युग बाबू, अब मुझे शिकार करने जाना है। शिकार करने जाना है? पर किसका यामिनी? यामिनी युग की आंखों में देखते हुए कहती है, वैसे शिकार तो मैं आपका करना चाहती हूँ युग बाबू, पर आप मुझे अपना शिकार करने कहाँ देंगे, इसलिए मछलियों का ही करना पड़ेगा। मैंने सोचा था आपको गांव घुमाऊंगी, पर आप तो यक्षिणी के पीछे हाथ धोकर ही पड़ गए हैं। मुझे नहीं लगता आपकी और मेरी ज्यादा जम पाएगी। युग यामिनी की बात का कुछ जवाब नहीं देता है। यामिनी अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहती है, अपना ध्यान रखिएगा युग बाबू, हो सकता है कि यक्षिणी का अगला शिकार आप ही हो, क्योंकि जो यक्षिणी को परेशान करता है या उसके रास्ते में आता है वो उसी को अपना शिकार बनाती है। कहीं ऐसा ना हो इस अमावस्या को आपका शिकार हो जाए। इतना कहकर यामिनी वहां से चली जाती है और युग कुछ नहीं कर पाता। उसका मन तो कर रहा था कि वो यामिनी को रोके और उससे बोले कि रुक जाओ, मुझे तुम्हारे साथ गांव की सैर करनी है, पर यह बात उसके दिल में कहीं दब कर रह जाती है। कई बार हमारे साथ ये होता है कि सामने वाले से हम कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं, पर कह नहीं पाते। इसलिए नहीं कि हमारे अंदर एटीट्यूड होता है, बल्कि इसलिए क्योंकि हमें पता नहीं होता कि शुरुआत कैसे करें। इस तरफ अभिमन्यु, कायर और कछुआ ग्रेवयार्ड कोठी पहुंच गए थे और युग के आने का इंतजार कर रहे थे। अभिमन्यु और कायर सोफे पर बैठे हुए थे और कछुआ वहीं पर खड़े होकर अपना मोबाइल चला रहा था। कायर अभिमन्यु से पूछता है, यार ये युग अभी तक आया क्यों नहीं? ये तो मीटिंग में से हमसे पहले ही निकल गया था, अब तक तो इसे पहुंच जाना चाहिए था। अभिमन्यु युग की फिक्र करते हुए कहता है, हाँ यार, अभी तक तो इसे आ जाना चाहिए था, पता नहीं कहाँ रह गया। इसका भी ना कुछ अता पता ही नहीं रहता, पता नहीं क्या क्या करते रहता है। ए कछुए, जरा ये युग को फोन करके तो पूछ कहाँ तक पहुंचा, अभी तक आया क्यों नहीं? कछुआ अपना मोबाइल चलाते हुए कहता है, अभी मैं जरूरी काम कर रहा हूँ, तुम लोग अपने मोबाइल से युग को फोन लगा लो। अभिमन्यु झट से कहता है, अरे मेरा मोबाइल चार्जिंग पर लगा है, वरना मैं ही लगा देता, तुझसे बोलने की जरूरत नहीं पड़ती मुझे। कायर कछुए पर भिनकते हुए कहता है, अभी कछुए तो इतना क्या भाव खा रहा है, लगा देना चुपचाप युग को फोन। और ऐसा क्या जरूरी काम कर रहा है जो युग को फोन नहीं लगा सकता? कहीं तू फेसबुक तो नहीं चला रहा, और अभी तक यही तो चेक नहीं कर रहा कि तेरी वर्चस्विनी जी ने फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं? कछुआ नजरें टेढ़ी करते हुए कहता है, हाँ वही चेक कर रहा हूँ कि मेरी वर्चू ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी या नहीं। कायर चिढ़ते हुए कहता है, यार कछुए, तुझे कितनी बार समझाया कि वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली, पर तू हमारी बात सुनता क्यों नहीं है? ये पागलपन छोड़ क्यों नहीं देता? कछुआ मायूस होते हुए कहता है, ऐसे कैसे छोड़ दूं? भला अपने प्यार को भी कोई छोड़ता है क्या? मैं अपनी वर्चू को पाकर ही रहूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। देखना, मेरी वर्चू मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट जरूर एक्सेप्ट करेगी। कायर कछुए पर दबाव बनाते हुए कहता है, लिख के ले ले, वर्चस्विनी जी तेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली तो नहीं करने वाली, मैं ये गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। कहाँ वर्चस्विनी जी और कहाँ तू? कायर ने इतना कहा ही था कि तभी कछुआ अपना मोबाइल देखकर खुश हो जाता है और उचकते हुए कहता है, यस यस यस, मुझे पता था जरूर ऐसा ही होगा, थैंक्स भगवान, आज पूरे 10 नारियल चढ़ाऊंगा। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या हुआ, तू इतना खुश क्यों हो रहा है? क्या बोल रहा था तू? वर्चस्विनी जी मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करने वाली? कछुआ अपना मोबाइल कायर को दिखाते हुए कहता है, ये देख, वर्चस्विनी जी ने मेरी फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। मैं कहता था ना तुमसे कि मेरी वर्चू भी मुझसे प्यार करती है, बस जाहिर नहीं करती। ये देखो, इसका जीता जागता सबूत तुम्हारे सामने है। कायर मुंह बनाते हुए कहता है, अबे सिर्फ फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करी है, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रहा है जैसे तेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया हो। कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की प्रोफाइल ओपन करते हुए कहता है, अभी देखता हूँ मेरी वर्चू ने क्या क्या पोस्ट डाली है और उसे क्या क्या पसंद है। इस फेसबुक से इंसान के बारे में सब पता चल जाता है कि वो किस टाइप का है, यही इसकी खास बात है। कछुआ वर्चस्विनी के द्वारा अपलोड की गई पोस्ट देख ही रहा था कि तभी उसकी नजर एक फोटो पर पड़ती है जिसमें वर्चस्विनी और एक बच्ची थी। कछुआ उस फोटो में लिखा कैप्शन पढ़ते हुए कहता है, मी एंड माई क्यूट डॉल। कायर मोबाइल की स्क्रीन देखते हुए कहता है,
अबे अनपढ़, वो डॉल नहीं लिखा है, डॉटर लिखा है। इसका मतलब ये है कि ये बच्ची वर्चस्विनी जी की बेटी है। तेरी वर्चू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है, समझा? कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या? सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है। कछुआ अपना मुंह फाड़ते हुए कहता है, क्या कहा? मेरी वर्चू शादीशुदा है और उसकी एक बेटी भी है। अबे तूने गलत पढ़ लिया होगा, एक बार अच्छे से पढ़। अभिमन्यु कछुए का मोबाइल देखते हुए कहता है, हाँ यार ये कायर ठीक कह रहा है। मोबाइल में जिस बच्ची को तू वर्चस्विनी जी के साथ देख रहा है वो वर्चस्विनी जी की बेटी है। उन्होंने कैप्शन भी लिखा हुआ है, मैं और मेरी प्यारी बेटी। अब इसका मतलब तो यही हुआ ना कि ये बच्ची वर्चस्विनी जी की बेटी ही है। कायर कछुए के मजे लेते हुए कहता है, अब एक कछुए, तेरी होने वाली पत्नी तो पहले ही शादीशुदा निकली और तो और उसकी एक बच्ची भी है। वाह, इसे कहते हैं बड़े पैकेट के साथ छोटा पैकेट फ्री। बहुत बोल रहा था ना कि मैं अपनी वर्चू से शादी करूंगा, तो जा अब कर ले शादी। तुझे तो शादी के साथ गिफ्ट भी मिल रहा है, साथ में एक बेटी। कछुआ उदास होते हुए कहता है, यार यहाँ पर मेरा इतना अच्छा घर बसने वाला था जो एक पल में उजड़ गया, और तू है कि मेरे जले पर नमक छिड़क रहा है। दोस्त ऐसे होते हैं क्या, गम में हंसने वाले? हाँ यार मैं हंस कहाँ रहा हूँ, मैं तो बस बोल रहा हूँ और तू बुरा मत मान। जिस चीज पर हमारा हक नहीं होता है ना, उसे खोने पर हमें अफसोस नहीं होना चाहिए। वर्चस्विनी जी तेरी थी कब जो तुझे मिल जाती? वो तो पहले ही किसी और की हो चुकी है। कछुआ अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहता है, ठीक कहा तूने, मेरी वर्चू पहले ही किसी और की हो चुकी है। जरा देखूं तो वो कौन है जिसने मेरी वर्चू को मुझसे छीन लिया। इतना कहकर कछुआ अपने मोबाइल में वर्चस्विनी की फेसबुक प्रोफाइल फोटोज और पोस्ट चेक करने लग जाता है। जैसे जैसे कछुआ वर्चस्विनी की टाइमलाइन चेक करते जा रहा था, उसके चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज होते जा रहे थे। कछुआ अजीब सा मुंह बनाते हुए कहता है, अरे ये क्या, इसमें तो वर्चस्विनी जी के पति की एक भी फोटो नहीं है। ज्यादातर फोटो वर्चस्विनी जी की और उनकी बेटी की है। कायर फिर कछुए की टांग खींचते हुए कहता है, वाह बेटा, जैसे ही पता चला कि वर्चस्विनी जी की शादी हो गई है और उनकी बेटी भी है, सीधे मेरी वर्चू से वर्चस्विनी जी पर उतर आया। इसी को प्यार कहते हैं क्या? कछुआ कायर को टोकते हुए कहता है, यार कायर ये मजाक करने का वक्त नहीं है। तुझे कुछ अजीब नहीं लगता कि वर्चस्विनी जी ने सबकी फोटो डाली है, सिर्फ अपने पति की फोटो को छोड़कर? अभिमन्यु कछुए की बात पर ध्यान देते हुए कहता है, अजीब तो है यार। देखा जाए तो अगर वर्चस्विनी जी को अपनी शादी और बच्ची के बारे में किसी को बताना ही नहीं था तो वो अपनी बेटी की फोटो फेसबुक पर साथ में डालती ही नहीं, साथ में ये भी नहीं लिखती, मी एंड माई क्यूट डॉटर। कायर भी अभिमन्यु का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, यदि बच्ची की फोटो डाली तो अपने पति की फोटो भी डालनी चाहिए थी वर्चस्विनी जी को। मैं तो शादी के बाद बिंदु को पहले ही बोल दूंगा कि तुम्हारी एक भी फोटो सिंगल अपलोड नहीं होना चाहिए, मेरे ही साथ होना चाहिए। कछुआ बीच में ही कायर को टोकते हुए कहता है, यार मुझे तो ना एक बहुत बड़ा झोल लगता है। अभिमन्यु और कायर दोनों एक साथ पूछते हैं, कैसा झोल? कछुआ धीरे से कहता है, जैसे कोई सी राज की बात बता रहा हो। यार मुझे तो लगता है ना वर्चस्विनी जी ना अपने पति से प्यार नहीं करती होंगी, तभी तो उसकी एक भी फोटो नहीं डाली उन्होंने। एक और बात तुमने नोटिस की, इन सभी फोटो में वर्चस्विनी जी ने एक भी फोटो में मांग नहीं भरी है, ना ही मंगलसूत्र पहना है। और तुम दोनों को भी पता है कि हमारे हिंदू धर्म में सुहागिनों के लिए उनकी मांग और मंगलसूत्र ही सब कुछ होता है। कायर कछुए की बात से सहमत होते हुए कहता है, यार यदि देखा जाए तो इस कछुए की बात में दम तो है। आज ये बड़ा इंटेलिजेंट वाली बातें कर रहा है। सही कहते हैं, प्यार अच्छे अच्छों को बदल देता है, और इस कछुए को तो बदलना ही था। आखिर इसे प्यार में धोखा जो मिला है, धोखा भी अच्छे अच्छों को बदल देता है। अभिमन्यु कुछ सोचते हुए कहता है, यार हो सकता है कि वर्चस्विनी जी की शादी हो गई हो, पर किसी कारणवश उनके और उनके पति के बीच में ना बनी हो और डिवोर्स हो गया हो, और ये बच्ची वर्चस्विनी जी के पास ही रह रही हो। उन्होंने कोर्ट में बच्ची की कस्टडी ली हो। कछुआ खुश होते हुए कहता है, इसका मतलब मैं अभी भी अपनी वर्चू से शादी कर सकता हूँ। एक बच्ची हुई तो क्या हुआ, प्यार बच्चा बच्ची नहीं देखता, वो तो बस प्यार ही देखता है।
कछुआ और अभिमन्यु बातें ही कर रहे थे कि तभी युग वहां पर आ जाता है। युग को देखते ही अभिमन्यु उससे पूछता है, अरे युग, तू आ गया? कहाँ रह गया था और तुझे देर क्यों हो गई आने में? तुझे तो हमसे पहले पहुंच जाना चाहिए था। आखिर तू हमसे पहले जो निकला था। युग जवाब देता है, अरे इतने सारे सवाल, वो भी एक साथ। पहले मुझे जरा सांस तो लेने दे, फिर बताता हूँ क्या हुआ। इतना कहकर युग भी उन्हीं के साथ सोफे के ऊपर बैठ जाता है। युग के दोस्त उसे हैरानी के साथ घूरते रहते हैं। कुछ देर रुकने के बाद युग अभिमन्यु के सवालों के जवाब देना शुरू करता है। यार, वो मुझे ना रास्ते में यामिनी मिल गई थी तो उसी से बातें करने लग गया, वहीं पर देर हो गई थी। अभिमन्यु बौखलाहट के साथ कहता है, क्या कहा? यामिनी मिल गई थी और उससे बातें कर रहा था? पर हम तो उसी रास्ते से आ रहे हैं, हमें तो वो नहीं दिखी, ना ही तू दिखा वहां। युग अपनी बात पर जोर देते हुए कहता है, अरे मैं तो वहीं पर था, तुम लोगों ने ध्यान नहीं दिया होगा, मस्ती करते हुए जा रहे होंगे ना रास्ते में। कछुआ अपनी भवें ऊपर नीचे करते हुए युग से पूछता है, वैसे क्या बातें कर रहा था यामिनी से? कहीं उसके साथ अपनी सेटिंग तो नहीं जमा रहा? फ्यूचर प्लानिंग तो नहीं चल रही तुम दोनों की? बड़ा नाम लेते रहता है उसका, जब देखो उसी की बातें करता रहता है। युग कछुए की बात से इनकार करते हुए कहता है, नहीं कछुए, जैसा तू समझ रहा है वैसा कुछ नहीं है। यामिनी और मैं बस अच्छे दोस्त हैं और कुछ नहीं। युग अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही कायर उसे बीच में टोकते हुए कहता है, बेटा, प्यार की शुरुआत दोस्ती से ही तो होती है। पहले दोस्ती होती है, फिर प्यार। पर हाँ, एक बात याद रखना, प्यार के बाद फिर दोस्ती कभी नहीं हो सकती, फिर सीधे ब्रेकअप ही होता है। युग चिढ़ते हुए कहता है, यार कायर और कछुआ, तुम दोनों अपनी बकवास बंद करोगे और मुझे बोलने दो जो मैं बोलना चाहता हूँ। युग को चिढ़ते हुए देखकर कायर और कछुआ भीगी बिल्ली की तरह डरकर चुपचाप बैठ जाते हैं। युग अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यार यामिनी से ना मैं भक्षानर के बारे में बातें कर रहा था। मुझे लगा जिस तरह उसे यक्षिणी के बारे में बहुत कुछ पता था वैसे ही भक्षानर के बारे में भी पता होगा, पर उसे तो भक्षानर के बारे में कुछ पता ही नहीं था। पर हाँ, उसने कहा था कि युग बाबू, यदि आपको भक्षानर के बारे में जानना है तो सौदाइनों से पूछो। सौदाइनों को भक्षानर के बारे में सब कुछ पता होता है। क्या तुम तीनों जानते हो सौदाइनों के बारे में कुछ, और ये कहाँ मिलेंगे हमें? युग की सारी बातें सुनकर कायर, कछुआ और अभिमन्यु तीनों हैरान परेशान हो गए थे। कोई कुछ नहीं बोल रहा था। वो तीनों युग को बस एकटक देखे जा रहे थे। युग अजीब सा मुंह बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ? तुम तीनों मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो जैसे मैंने कुछ ऐसा पूछ लिया हो जो नहीं पूछना चाहिए था? आखिर कौन होती है सौदाइनी जिससे तुम डर रहे हो? यामिनी ने भी मुझे सौदाइनों के बारे में अच्छे से नहीं बताया। कायर फटाक से बोलता है, अरे सौदाइने वो होती हैं जो टोटका करती हैं। अभिमन्यु कायर की बात से डिसएग्री होते हुए कहता है, नहीं, तू गलत बोल रहा है। सौदाइने वो होती हैं जो टोना करती हैं। कायर अपनी बात पर कायम रहते हुए कहता है, अरे तो मैंने भी तो यही बोला ना। अभिमन्यु झट से कहता है, नहीं, तूने कहा सौदाइने वो होती हैं जो टोटका करती हैं। टोना और टोटका में बहुत फर्क होता है, समझा? कायर मुंह बनाते हुए कहता है, क्या फर्क होता है? मुझे तो दोनों ही एक जैसे लगते हैं। कछुआ भी कायर का साथ देते हुए कहता है, हाँ यार, मुझे भी ये टोना टोटका एक ही लगते हैं। अभिमन्यु कायर और कछुए को समझाते हुए कहता है, नहीं यार, इन दोनों में बहुत डिफरेंस होता है। मैं समझाता हूँ। ये जो टोना होता है ना, केवल किसी दूसरे का बुरा करने के उद्देश्य से किया जाता है, जबकि जो टोटका होता है किसी अच्छे काम को साधने के उद्देश्य से किया जाता है। मतलब टोना लक्ष्य को पाने का गलत तरीका है और टोटका लक्ष्य को हासिल करने का पवित्र तरीका है। युग अभिमन्यु को बीच में टोकते हुए कहता है, मतलब टोना बुरे लोग करते हैं और टोटका अच्छे लोग? अभिमन्यु युग के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, हाँ युग, देख, टोने का प्रमुख लक्ष्य शत्रु हानि है जो किसी भी दुश्मन के लिए आजमाया जाता है। यानी एक ऐसा कार्य जो किसी की हानि की कामना से किया जाता है और उसके लिए कुछ पूर्व निश्चित रीति अपनाई जाती है जिससे भौतिक या आध्यात्मिक तौर से लक्षित व्यक्ति को नुकसान पहुंचाया जाता है। जबकि टोटके में स्वयं का हित रहता है, लेकिन किसी और का नुकसान कतई नहीं किया जाता है। यहाँ किसी के लिए बुरा नहीं सोचा जाता, सिर्फ अपने लिए अच्छा किया जाता है। अपने लिए अच्छा सोचने में यह ध्यान रखा जाता है कि किसी और को कोई नुकसान ना हो, जबकि टोना किया ही इसलिए जाता है कि किसी और को नुकसान, हानि और संकट दिया जाए। सभी लोग अभिमन्यु की बातें गौर से सुन रहे थे, एकटक नजर से उसी को देखते जा रहे थे। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, टोटके की शास्त्रीय विधि होती है जिसे सही ढंग से करने पर ही परिणाम हासिल होता है। टोने की कोई शास्त्रीय विधि नहीं होती है। टोटका दो बातों पर निर्भर करता है, पहला कि उसके लिए क्रियाविधि कौन सी अपनाई गई है और दूसरा कि इसके लिए किस भाषा में कौन से मंत्र का उपयोग किया गया है। एक और खास बात तुम्हें पता है,
अगर टोटके में कोई भूल चूक या गलती हो गई तब भी कुछ नहीं होता, लेकिन यदि टोना करते हुए कोई भूल हो गई या गलती हो जाती है तो वो करने वाले पर पलटवार भी करती है। मतलब जो स्थिति आप अपने दुश्मन की करना चाह रहे थे वो आपकी खुद बन सकती है, इसलिए इसमें बहुत सावधानियां रखी जाती हैं। टोना करने वाले की जान को भी खतरा होता है। कछुआ अपना सिर खुजाते हुए कहता है, यार तेरी बातें समझ में तो आ रही हैं पर क्लियर नहीं हो पा रहा है कि इस टोने टोटके में क्या फर्क होता है। अभिमन्यु कछुए के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, तूने देखा होगा अक्सर दुकानों पर नींबू मिर्ची लगे टंगे हुए होते हैं। कछुआ झट से कहता है, हाँ देखा है, ये अपने गुप्ता जी की दुकान है ना, वो तो हर मंगलवार को अपनी दुकान में नींबू मिर्ची बांधकर टंगवाते हैं। अभिमन्यु अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, यही टोटके का उदाहरण है। इसे इसलिए किया जाता है ताकि दुकान को किसी की नजर ना लगे। इसमें किसी व्यक्ति का नुकसान नहीं होता, इसलिए इसे टोटका कहा जाता है। और तूने बीच चौराहों पर नींबू, कपड़े और बड़े बड़े कद्दू पड़े हुए भी देखे होंगे जिसमें कुमकुम चावल सब लगा होता है अमावस्या और अष्टमी के दिनों में। कछुआ याद करते हुए कहता है, हाँ देखे है ना। अभिमन्यु कहना जारी रखता है, तुझे पता है कहते हैं अगर चौराहों पर से इन चीजों को कोई लांघता है तो उसके ऊपर बुरी बला आ जाती है, उसकी तबीयत खराब हो जाती है और भी बहुत कुछ बुरा होता है। उसके साथ इसे टोना कहा जाता है जिसमें किसी व्यक्ति का बुरा होता है, समझे। युग कहता है, हाँ समझ गया, मतलब सौदाइनें वो होती हैं जो अपने काम के लिए किसी का बुरा चाहती हैं, जो टोना करती हैं। अभिमन्यु फटाक से कहता है, हाँ बिल्कुल सही समझा तूने। और इतना ही नहीं, कहते हैं सौदाइनें जिस काम को करने का ठान लेती हैं उसे पूरा करके ही मानती हैं, चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करना पड़े। मैंने सुना है कि पहले अपने गांव में भी कई सौदाइनें रहा करती थी जो टोना करती थी, पर गांव वालों ने मिलकर उन्हें भगा दिया था ताकि वो किसी का बुरा न कर पाए। युग झट से अभिमन्यु पर अगला सवाल दाग देता है, मतलब अब गांव में कोई सौदाइनें नहीं है। अभिमन्यु जवाब देता है, पता नहीं, हो भी सकती है और नहीं भी, क्योंकि कहते हैं जिस व्यक्ति ने भी सौदाइनों को देखा है फिर वो इस हालत में नहीं रहा कि किसी को बता पाए कि उसने सौदाइन को देखा है। मेरी बात मान तो तू सौदाइनों के बारे में पता करने की अपने दिमाग से ये बात निकाल ही दे। कछुआ भी अभिमन्यु का साथ देते हुए डरते हुए कहता है, हाँ युग, अभिमन्यु ठीक कह रहा है, सौदाइनों का पता लगाना ठीक नहीं है। तुझे नहीं पता वो कितनी खतरनाक होती है, उनका बस चले तो वो कुछ भी कर सकती है। कुछ सौदाइन तो इतनी चालाक होती हैं कि झट से किसी भी चीज से आपको अपने वश में कर सकती हैं। युग हंसते हुए कहता है, तू तो मुझे इस तरह बता रहा है जैसे तू सौदाइनों को बहुत करीब से जानता है। युग की बात सुनकर कछुआ अपनी नजरें उससे चुराने लग जाता है। ऐसा लग रहा था जैसे वो कुछ छुपा रहा हो। युग ये बात नोटिस कर लेता है और कछुए पर शक करते हुए पूछता है, क्या हुआ कछुए, तू चुप क्यों हो गया? तू क्या सौदाइनों को सच में जानता है? पहले तो कछुआ युग की बात सुनकर घबरा जाता है, फिर बात को संभालते हुए कहता है, नहीं नहीं, भला मैं सौदाइनों को कैसे जानूंगा? मैं किसी सौदाइन को नहीं जानता। तुम लोग बैठो और बातें करो, मैं हल्का होकर आता हूँ। इतना कहकर कछुआ हड़बड़ाहट के साथ सोफे पर से उठता है और हल्का होने युग के कमरे की ओर जाने लग जाता है। कछुए का ये बर्ताव सभी को बहुत अजीब लगता है क्योंकि आज से पहले उसे ऐसा बिहेव करते हुए किसी ने नहीं देखा था। सौदाइन का नाम सुनते ही वो सीरियस हो गया था। रात हो चुकी थी और रात के 10:30 बज रहे थे। रात जैसे जैसे गहरी होती जा रही थी, दिलीप का डर भी बढ़ते जा रहा था। दिलीप एक काली शॉल ओढ़कर हवेली के बाहर खड़ा हुआ था ताकि कोई उसे पहचान न सके। दिलीप को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी का इंतजार कर रहा था। दिलीप अपनी घड़ी में वक्त देखते हुए कहता है, 10:30 बज गए, ये सुदेश अभी तक आया क्यों नहीं? 12 बजे से पहले उस यक्षिणी को कैद करना है, वरना अगर उसकी ताकत बढ़ गई तो उसे कैद करने में मुश्किल हो जाएगी। कहीं उसका शिकार करने की जगह हम उसके शिकार ना हो जाए। यक्षिणी एक गायक का अगला एपिसोड with realistic visuals exclusively on MC Doge YouTube channel. सदियों से है पुरानी ये है यक्षिणी की कहानी। यक्षिणी एक आग है, यक्षिणी तेरा ख्वाब है।